नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज हम बात करेंगे अमेरिका की, उस अमेरिका की जहां पर बसना दुनिया भर के लोगों का सपना होता था, जिसकी सेना दुनिया भर में अजेय मानी जाती थी, जिसके राष्ट्रपति का हर आदेश दुनिया अध्यादेश मानकर पालन करती थी, जिसके हाईटेक हथियार किसी भी जंग का रुख पलटने में सक्षम माने जाते थे। लेकिन आज वही अमेरिका बेबस नजर आता है, उसकी कोई भी सुन ही नहीं रहा। यह कहा जाए कि जो सुपर पावर का तमगा ताज लेकर चलते थे, वो सुपर पावर का तमगा पीछे जा चुका है और अब दुनिया कह रही है काहे का सुपर पावर। करेंगे चर्चा, बताएंगे आखिर ऐसे हाल क्यों बनते जा रहे हैं अमेरिका। और आइए बात कर लेते हैं अमेरिका की बेनूर दास्तां की, जिस अमेरिका का दुनिया भर में एक छत्र राज चलता था। आज बड़ी महाशक्तियों से लेकर छोटे छोटे मुल्क उसे चिढ़ा रखे हैं, उसे ठेंगा दिखा रखे हैं। हालात तो ये हो गए हैं कि अमेरिका के दोस्त माने जाने वाले जो नेटो देश थे, वो उनसे लेकर दुनिया भर में तमाम सहयोगी मुल्कों का भी अब अमेरिका से भरोसा मानो उठ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के दौरे पर गए हाल ही में। उन्हें चीन से ईरान मुद्दे पर मदद की उम्मीद थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि चीन ने अमेरिका को ताइवान के मुद्दे पर चेतावनी दे डाली, याद दिला दिया। और हालात ऐसे हो गए कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका लौटते ही ताइवान से किनारा करते दिखे। सीधे सीधे इंपैक्ट नजर आया है। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने ताइवान पर अमेरिका की चिप इंडस्ट्री में सेंध लगाने का आरोप लगा दिया। कैसे? समझिएगा। उन्होंने कहा है कि चीन एक बहुत ताकतवर देश है, बहुत बड़ा देश है, जबकि ताइवान एक छोटा सा द्वीप है। वो चीन से 59 मील दूर है और हमसे 9500 मील दूर है। ट्रंप ने साफ साफ संकेत दिए कि वो फिलहाल ताइवान की आजादी का समर्थन करने या उसे हथियारों की सप्लाई तेज करने के मूड में नजर नहीं है। उधर ईरान की बात ले लीजिए। ईरान को झुकाने की कोशिश करते करते डोनाल्ड ट्रंप के सारे पैंतरे फेल होते हुए नजर आते हैं। अमेरिका के समझौतों के ड्राफ्ट को ईरान ने नामंजूर कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने में भी अमेरिका अब तक नाकाम ही रहा है। अब अमेरिका चाहे जितनी कोशिश क्यों ना कर ले, चाहकर भी ईरान का परमाणु प्रोग्राम अभी तक रोक ही नहीं पाया। प्रॉक्सी संगठनों की जो बात होती रही, प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट और मिसाइल प्रोग्राम पर ईरान बात करने को तैयार ही नहीं है। यानी यहां पर भी अमेरिका फेल होता दिखा। अब ईरान की जो लाख विरोध और हॉर्मुज बंद रखने की धमकी देने के बाद लेबनान में सीजफायर तो हो गया। इस सीजफायर को फिलहाल 45 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के कई दूसरे हमलों पर, ठिकानों पर हमले अभी भी जारी है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक कर रहा है, उनके नाम पर लेबनान में तबाही फैला रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी इजरायली सेना को टारगेट पर ले रहा है। ये कहा जाए कि निशाना बनाने के नाम पर इजराइल को दहला दे रहा है। सिर्फ इजराइल या लेबनान की बात नहीं है। बात अगर यूरोप की करें तो पिछले 4 सालों से यहां पर जो हालात है हम देख रहे हैं, या उससे ज्यादा का वक्त हो चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच में जंग अभी भी जारी है। ट्रंप के शांति प्रस्ताव को यूक्रेन नकार चुका है, जबकि रूस भी अमेरिका की बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेता फिलहाल नजर नहीं आता। अब अमेरिका के हथियारों की बात करें तो उसके हथियारों की सप्लाई बंद करने समेत तमाम किसी भी धमकी का यूक्रेन पर कोई असर अभी तक पड़ा ही नहीं है। यानी साफ है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही दुनिया में शांति लाने की बात कर रहे हो, मिस्टर पीस बनने की कोशिश कर रहे हो, नोबेल पीस प्राइज पर दावा ठोक रहे हो, लेकिन सच ये भी है कि फिलहाल उन्हें कोई भी गंभीरता से ले नहीं रहा। और ईरान से युद्ध के बाद तो अमेरिका को ये कहा जाए कि अब इस बात का शायद इल्म भी होने लगा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी, क्योंकि अब अमेरिका की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल भी मेरे साथ में कनेक्ट होगा। लेकिन सवाल ये, क्या जंग में हुए नुकसान के कारण यूएस अब धाक जमाने लायक भी नहीं बचा? क्या बीजिंग दौरे के दौरान ही शी जिनपिंग ने ट्रंप को उनके कमजोर होने का एहसास भी करा दिया? क्या कल तक अपनी शर्तों पर काम कराने वाले अमेरिका अब अपनी बात को ठीक से रख पाने में भी सक्षम नहीं है? क्या है वजह?
करेंगे चर्चा। मेहमान मेरे साथ में जो कनेक्ट हो रहे हैं जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार सिंह जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। निपुण आलम बायन जी विदेश मामलों के जानकार भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। जिस तरह के अभी हालात नजर आ रहे हैं, संजीत सिरोही जी आपसे शुरुआत करते हुए ये कहा जाए कि जिस तरह से मिस्टर पीस की बात हो या सुपर पावर की बात हो, क्या वो सुपर पावर का तमगा अमेरिका खो चुका है? क्योंकि दुनिया के कई देश कह रहे हैं काहे का सुपर पावर। नैना जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया और खास मुद्दों पे बात करने के लिए। देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, वो इलेक्शन इसलिए जीत गए थे कि उन्होंने कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इसका मतलब अमेरिका ग्रेट नहीं था, तभी तो वो ग्रेट बनाना चाहते हैं उसको दोबारा। तो ये वहां से शुरुआत होती है अमेरिका की, जो एक्सेप्टेंस है कि अमेरिका जो है नीचे की तरफ जा रहा है। और वही बात हमने जो है वहां पे भी देखी। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना गए थे, तो वहां पे भी जो है साफ बात नजर आई कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से वहां पे गए और जिस तरीके से, अगर आप दोनों लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज को अगर आप रीड करेंगे, तो उसमें साफ जाहिर होता है कि शी जिनपिंग एक बड़े कॉन्फिडेंट और बड़े विक्टोरियस टाइप लग रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसे लग रहे थे जैसे कोई चीज हार के आए हैं। और दोनों के, अगर आप जो अभी आपने जो पिक फोटो दिखाई थी जिसमें दोनों हाथ मिला रहे हैं, अगर आप देखेंगे बॉडी लैंग्वेज के मुताबिक, जो शी जिनपिंग का जो हाथ था वो ऊपर था और डोनाल्ड ट्रंप साहब का हाथ नीचे था। ये इंडिकेट करता है कि इस पूरी बातचीत में जो है, जो सुप्रीमेसी किसकी थी, वो चाइना की थी कि अमेरिका की थी। और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 2 दिन की वार्ता और 2 दिन की विजिट से साफ जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां पे ऐसे गए थे जैसे क्लासरूम में बच्चा टीचर के सामने जाता है। जी। और मेरे को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद 2 ही आदमी हैं दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनके सामने थोड़ा घबरा के या डर के रहते हैं। वो है जो है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। ये 2 लीडर्स हैं। बाकी लीडर्स के साथ अगर आप इनकी फोटो सेशन देखें, इनकी वीडियोस देखें, तो उसमें जो उनका मजाक उड़ाते हैं, कभी उनके कंधों पे हाथ रखते हैं, कभी उनको कुछ बोलते हैं, कभी उनको गाली गलौज करते हैं, तो वो सब चीजें, डोनाल्ड ट्रंप साहब इज ए बिग बुली। लेकिन बुली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब उसके सामने उसको कोई ज्यादा ताकतवर लगता है तो वो बहुत टिमिड बन जाता है, बहुत अपने आप को कमजोर दिखाता है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें देखें। और ईरान की जो लड़ाई है, या ईरान की जो, मैं कहूंगा ईरान में जिस तरीके से अमेरिका की जो ऑब्जेक्टिव उनके थे, अगर थे भी कोई, वो हासिल नहीं हुए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में डोनाल्ड ट्रंप साहब नाकाम रहे हैं। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप का जो है जिंदगी का या अमेरिका का एक टिपिंग पॉइंट था, जिसकी वजह से अब अमेरिका का डिक्लाइन शुरू हो गया है और चाइना का जो राइज शुरू हो गया है। और आपने जो शी जिनपिंग की जो स्पीच थी, उसमें भी उन्होंने साफ जाहिर किया था कि जो है अमेरिका और अगर चाइना को इकट्ठे चलना है तो ताइवान को इश्यू को भूलना पड़ेगा। तो अमेरिका का फोकस ईरान के ऊपर था, जबकि चाइना ने ईरान के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी। सिर्फ 2 उन्होंने स्टेटमेंट दी कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होनी चाहिए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलनी चाहिए। ये तो हर वर्ल्ड लीडर कहता है, इसमें कोई नई चीज, कोई कमिटमेंट नहीं आया चाइना की तरफ से। वेयर चाइना ने ये क्लियर कर दिया कि जो ताइवान का इशू है, दैट इज नॉन नेगोशिएबल, दैट इज टोटली इनफ्लेक्सिबल। ट्रेड के ऊपर, ईरान के ऊपर या बाकी चीजों के ऊपर हम फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन ताइवान का जो इश्यू है उसके ऊपर फ्लेक्सिबल नहीं है। और उसके बाद देखें जिस तरीके स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दी है ताइवान के उसमें संदर्भ में, उससे साफ जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का ताइवान से इंटरेस्ट खत्म हो गया। और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि ताइवान जो है अमेरिका से 9,500 किलोमीटर है, जबकि चाइना से सिर्फ 59 किलोमीटर है। यही तो एक बड़ी बात हो जाती है। देखिए, यही तो एक बड़ी बात हो जाती है कि धीरे धीरे किस तरह से चीजें बदलती चली गई हैं। मैं निपुण आलम बायन जी आपसे एक बार समझना चाह रही हूँ कि आखिर ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से क्रेडिबिलिटी की बात है, जिस रूप में पिछले कुछ वक्त से लगातार अनप्रिडिक्टेबल और ट्रांजिशनल पॉलिसी के नतीजे के तौर पर लोग इसे देख रहे हैं, लेकिन क्या ये अब तक का सबसे कमजोर वक्त है? और आखिर ऐसा क्या होता चला गया? ऐसे तमाम नंबर ऑफ सीरीज हम देखते हैं जिसमें इतनी ज्यादा साख कमजोर होती चली गई, क्योंकि इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप का बॉडी लैंग्वेज था वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव या बड़ा स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा था। देखिए नैना जी, अभी मुझसे पहले सरोज सर बता भी रहे थे
कि एक मिस एडवेंचर उन्होंने अमेरिका ने ईरान में किया, और उसका रेस्पॉन्स जैसा उन्होंने सोचा नहीं था, उससे बड़ा हैवी रेस्पॉन्स वहां से मिला। और जाहिर सी बात है 3 मंथ में ही अमेरिका को लगा कि इस वॉर को मैं जीत नहीं पाऊंगा, इसीलिए वो चीन गए। इसके अलावा कोई और वजह थी ही नहीं, क्योंकि जानते हैं कि ईरान जितनी भी लंबी फाइट लड़ रहा है उसकी वजह केवल एक है, और वो है उसको बैकएंड से जो सपोर्ट मिल रहा है किसका, चीन का, उस वजह से। और देखिए एक इंटरेस्टिंग बात हुई इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, जो चीन ने कहा। चीन ने क्या कहा, अगर आपने इस बात पे गौर किया हो, जब शी जिनपिंग के साथ मीटिंग हो रही थी और जो उनका पहला स्टेटमेंट था, वो पहला स्टेटमेंट क्या था, वो सुनने वाला था। उन्होंने कहा कि क्या अमेरिका और चीन थ्योरी डायरस ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे या उस ट्रैप में फंसेंगे। फर्स्ट सेंटेंस था। अब इस फर्स्ट सेंटेंस का मायना देखिए, ये थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस की, जिसका मायना ये है कि एक उभरती हुई शक्ति और एक स्थापित शक्ति, दोनों में वोट तय करेगा कि कौन वर्ल्ड को लीड करेगा। तो यहाँ जिनपिंग ये कह रहे थे कि क्या अमेरिका इस ट्रैप से बाहर निकलकर स्वीकार कर लेगा कि चाइना इज ए ग्लोबल पावर और हम एक जूनियर हैं। ये कुछ वैसी बात थी जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया था कि अमेरिका बॉस है और हम उसके अलाइन होकर चलेंगे, उसके सपोर्ट में चलेंगे। तो जिनपिंग ये कह रहे थे कि तुम फाइट करना चाहोगे इस थ्योरी को मानते हुए, या फिर यूके की तरह बैकएंड में आकर मेरे पीछे लगोगे, ये आपको तय करना है। ये स्पष्ट रूप से पहला उनका कि अभी हर चीज का तोड़ हमेशा डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका अपने साथ में लेकर चलता है, लेकिन इस बार खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की अगर बात करें ओवरऑल, तो वो दबने वालों में से नजर नहीं आते। ऐसा क्या हो गया कि ताइवान वाले मसले पर यू टर्न या इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगे हैं वो? ताइवान को लेकर तो अमेरिका पहले से कंफ्यूज रहा है। आप देखिए 1970 में, आप सोचिए जब उसने आरओसी का साथ छोड़ा और पीआरसी का हाथ पकड़ा, हेनरी किसिंजर उस समय हुआ करते थे, जिन्होंने चाइना की और अमेरिका की दोस्ती कराई थी, तभी ही अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी को एडॉप्ट कर लिया था। वो तो बाद में उसको महसूस हुआ कि मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझसे गलती हो गई। उस गलती की वजह से क्या हुआ कि उसने कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे कहीं ना कहीं ताइवान को सपोर्ट करना है। यह कुछ वैसा ही था जैसे तिब्बत वाले मसले में हमने कह दिया था किसको, चीन को, कि तिब्बत जो है वो तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारा पार्ट है। उसी तरह मुझे लगता है कि अमेरिका से वो गलती हो गई थी, और आज अमेरिका इस बात को जान रहा है, ताइवान भी इस बात को लेकर जानता है कि अमेरिका कभी भी अपनी पॉलिसीज को बदल सकता है ताइवान के सपोर्ट को लेकर। और मैं मान के चल रहा हूँ कि जो उन्होंने ये कंपेयर करके दूरी की बात कही है, ये स्पष्ट मैसेज है ताइवान को कि हमारी उम्मीद मत करना कि हम आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है निपुण जी। आप थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं फिलहाल अब जल्दी से एक बार रुक करना चाह रही हूँ कैप्टन श्याम कुमार जी का। कैप्टन श्याम कुमार जी, ये पिछले कुछ वक्त से खासतौर से कहा जाता है कि दुनिया की जो तमाम सुपर पावर्स हैं उसमें अमेरिका तो है, लेकिन चाइना भी उसे कड़ी टक्कर देता रहा है, और यही वजह है कि अमेरिका को डर रहा अब उसकी सुपीरियरिटी का, उसके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई, जो सैंक्शंस लगाए गए, उसका एक बड़ा जीता जागता एक उदाहरण भी रहा है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि तस्वीर बदल गई है। जिस साइड पे पहले अमेरिका था उस साइड पे फिलहाल ये कहा जाए कि चाइना नजर आता है। क्या इसको इस रूप में देखें आप? धन्यवाद नैना जी, जय हिंद, शलो वर्ण। क्या बदला इस समिट से? आपको याद होगा 3 दिन पहले जब बात कर रहे थे हम, तो हमने कहा था ट्रंप वापस जाएंगे और जो भी बातें खासकर ईरान और ताइवान के संबंध में होगी और अंडर द कारपेट होगी, कोई डिक्लेरेशन इस पर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल। और मुझे कोई डाउट नहीं था इसके बारे में। सब एक तरफ कहते हैं ट्रंप घुटनों पे आ गए, ट्रंप परेशान हो गए, ट्रंप को और मुझ में कुछ नहीं मिला। देखिए थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी कि ट्रंप जैसे खिलाड़ी को समझना कई लोगों को मुश्किल लग रहा है। वो चले गए और वहां से वो जा रहे हैं दूसरी जगह, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया चाइना से। मैं सीधा सीधा कहूं तो हाथों में हाथ, ना हम देंगे तुम्हें ताइवान पे साथ, ना तुमसे कोई उम्मीद है ईरान के ऊपर अच्छा बर्ताव, ऐसा ट्रंप मानते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, हॉर्मुज उनके कंट्रोल में रहेगा, वो जो कुछ करना चाहते हैं वो करेंगे। ये सब टाइम गेम है, टाइम
काट रहे हैं। ट्रेड का एक बड़ा काफिला लेकर वो गए, ध्यान आकर्षित किया ट्रेड के ऊपर, हल्की फुल्की बातें ताइवान पे की जिसके बारे में कोई चर्चा होनी ही नहीं थी। और जाने से पहले ताइवान का जो पोस्चरिंग है, जो पार्लियामेंट में उनकी जो बिल पास हुआ, जिस तरह से रक्षा बजट उन्होंने दिया, हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी हम देंगे नहीं उसको आर्म्स ताइवान को, पर देंगे ही वो रुकेंगे नहीं। जापान गए थे ट्रेजरी सेक्रेटरी, इसके पहले जापान को मना कर आए हैं, और डेलीगेशन गया था नॉर्थ कोरिया इसके पहले, जस्ट पैसिफिक को थोड़ा ठंडा रखने के लिए, क्योंकि बात अभी वेस्ट एशिया पर चल रही है। अब किधर गए स्कर्मिशेस, कहां पर पोस्चरिंग, कहां पर हवाई जहाज, कहां पे साउथ चाइना सी में एक्सरसाइजेस, क्यों नहीं अमेरिकन कैरियर्स पैसिफिक में चारों तरफ नाच रहे हैं, साउथ चाइना पे कुछ क्यों नहीं हो रहा पिछले इतने दिनों से, सब कुछ बंद कैसे हो गया सडनली? एक बार 8 जहाज उड़े थे बस इतने 3-4 महीनों में, बाकी सब बंद है ना। कहीं ना कहीं टैसिट अरेंजमेंट तो होगा ना, इसको समझना चाहिए देश को, सभी को। अदरवाइज तो हम पैसिफिक पे रात दिन बात करते रहते हैं, हर दूसरे दिन फिलीपींस और वियतनाम और इस जगह टकराया, वहां पे कोस्ट गार्ड टकराया, ये हुआ, अभी क्यों नहीं हो रहा है सर? फिर आप समझ के चलिए, ट्रंप गए अलास्का या जहां भी वो गए हैं और कहते हुए चले गए कि कुछ खास हमें जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा हुआ, उसकी पीठ मैं ठोकता हूं, मेरी पीठ वो ठोके, अच्छा हाथ मिलाया, जैसा आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये हाथों में हाथ, बस कुछ नहीं मिला, किसी को जरूरत भी नहीं है ट्रंप को। चाइना से क्या चाहिए उनको? बस चुपचाप उनको ने चाइना को कहा है कि मेरी ब्लॉकेड को तोड़ना मत, चुपचाप जो करना है करो, रसिया से तेल लेते रहो, सस्टेन करो, मेरे शिप्स आ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन फोर्सेज वहां जमावड़ा करेगी, ईरान के साथ भिड़ेगी, अगर ईरान उनको मारता है तो लड़ाई चल जाएगी दूसरे देशों के साथ, मैं ब्लॉकेड लगा के बैठा रहूंगा, और धीरे धीरे जितना समय गुजरेगा ईरान को उतनी तकलीफ है। इसमें ज्यादा किसका है नैना जी? आपके दर्शक भी इसको समझते होंगे, उनके 20 शिप्स वहां पर खड़े हैं, और ये 20 शिप्स वहां खड़े नहीं होंगे तो कहीं और जाके खड़े हो जाएंगे, इनको पानी में रहना है। मैं तो नेवल ऑफिसर हूँ, मुझे पता है कॉस्ट ऑफ जो शिप्स होती है उनका तो इस्तेमाल होगा, जो यहाँ नहीं होंगे तो कहीं ब्राजील में चले जाएंगे, कहीं अटलांटिक में चले जाएंगे, कैरियर उनके दूसरे जगह डिप्लॉय हो जाएंगे, बस उनका तो कैरियर पानी में खड़ा है, बाकी डिप्लोमेसी चल रही है। तो हो क्या रहा है? और ये जो फोर्सेस आ रही है ना, धीरे धीरे जो चल रही हैं, कुछ आ गई हैं, कुछ नहीं आई हैं, कुछ आने वाली हैं, ये आंखें, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है परसों कि स्टेप अप कैसे होगा यहाँ पे अब सिचुएशन, और बार बार आप जान रहे हो मिलिट्री पोस्चरिंग वो दिखा रहे हैं, जमावड़ा तो कम नहीं हुआ है, पूरी तरह से युद्ध की तैयारी है। लेकिन जमावड़ा तो कम नहीं हुआ, लेकिन क्या अपने दम पर वो चीजों को कर रहे हैं? जी जी जी, अब तो सबसे जी पूरी कीजिएगा, फिर या तो मैं एक बार दोबारा आती हूँ, मैं एक बार अब हिमांशी जी का रुख कर लेती हूँ, सेकंड राउंड में आती हूँ। अच्छा हिमांशी सिंह जी, जिस रूप में अभी तमाम बड़ी बातें हैं, खासतौर से अगर हम ईरान मसले पर ही बात करें तो ईरान को लेकर अब सभी चारों तरफ से घिर गए डोनाल्ड ट्रंप। उनको लग रहा है कि भाई जिसे वो मास्टर स्ट्रोक मान रहे थे वो उनके लिए ही उल्टा एक तरह से दांव पड़ गया। अब खुद से नहीं संभला तो जल्दी जल्दी चाइना गए, उन्होंने कहा भाई चाइना हो सकता है एक उम्मीद दिखाए, लेकिन चाइना की तरफ से भी कोई उनको बहुत ज्यादा रियायत या बहुत ज्यादा राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। आखिर इतना कमजोर जो अभी स्थिति नजर आती है, या वाकई में आप इसे पहले कमजोर मान रही हैं या नहीं, बड़ी बात यह है। तो अगर कमजोर है तो क्या पहले कभी ऐसा हाल नजर आया है क्या ट्रंप का या अमेरिका का? नमस्कार नैना जी, जय हिंद। देखिए सुपर हिट जो होते हैं वो कभी कभी सुपर फ्लॉप भी हो जाते हैं, तो ये शायद सुपर पावर का सुपर फ्लॉप शो है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए जिस तरह से मिस कैलकुलेशन और मिस एडवेंचर हुआ है वो मुझे लगता है कि विश्व को देखना चाहिए। और मैं तो एक चीज बहुत अच्छे से मानती हूँ जिसको कहते हैं कर्मा। अगर आपके पास व्हाइट हाउस में कोई मिलने आ रहा है जेलेंस्की जैसा राष्ट्रपति और आप उसकी बेइज्जती कर देते हैं बिठा के, आपके पास रामपोसा जी आ रहे हैं आप उनकी बेइज्जती कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, आप चाइना गए वहां आपकी बेइज्जती हो गई, इट इज ओके। आई मीन इट्स मुझे लगता है इट इज परफेक्ट। देखिए चाइना इतना क्लियर था कि इनके बीजिंग पहुंचने से पहले उसने अपनी लक्ष्मण रेखा जिसको कि रेड लाइन कहते हैं वो बहुत क्लियर कर दी थी कि ताइवान के मुद्दे पे आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम अपना विकास कैसे कर रहे हैं उस पर आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम अपनी सरकार में चाहे डेमोक्रेसी रखें चाहे हम डेमोक्रेसी ना रखें आप उस पे बकवास नहीं करेंगे, और हमारे यहाँ जो भी लोकतंत्र का अधिकार है जो भी उग्र मुसलमानों के साथ हम कर रहे हैं आप उस चीजों पे बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और इतना डिसिप्लिन मैंने तो अपने टाइम में डोनाल्ड ट्रंप को नहीं देखा है कि जो व्यक्ति एक दिन में 40 तक ट्वीट कर देता हो वो अपना फोन तक लेके चाइना नहीं गया है। और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल
जिसको कहते हैं कि हम लोग बॉडी लैंग्वेज भी समझते हैं, हम लोग समझते हैं कि शिष्टाचार में आप बहुत ज्यादा मुस्कुराते नहीं है, आपका जो हाथ मिलाने का तरीका है वो भी किस तरीके से होना चाहिए, हर चीज डिप्लोमेसी में सिखाई जाती है। प्रोटोकॉल को टू द पॉइंट फॉलो किया गया कि जिस तरीके से होना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद चाइना ही सिखा पाया है। उससे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की हरकतें करते थे या जिस तरह का व्यवहार करते थे वो बहुत ज्यादा पेशेवर नहीं होता था, लेकिन ये व्यवहारिक शिष्टाचार जो देखने को मिला है मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है। और इसके अलावा देखिए तो चाइना क्यों इस बार्गेनिंग पावर में सबसे आगे रहा है। चाइना जैसी कंट्री जिसकी 30% की मैन्युफैक्चरिंग में मोनोपोली है, जिसने 2025 में जब अपनी रिपब्लिक डे परेड की थी या आर्मी परेड की थी उसमें 20,000 किलोमीटर की उसने मिसाइलें आईसीबीएम दिखा दी थी कि भाई आप भी, अमेरिका भी हमारी जद में है। वो एक ऐसी कंट्री है जो 5 लाख से ज्यादा पेटेंट मिलिट्री के और एआई के फाइल कर चुका है। और जो उनकी कंपनी है जिसको यूनिटी रोबोटिक्स कहते हैं, वो विश्व की नंबर 1 ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाने वाली कंपनी है। तो चाइना न सिर्फ बिजनेस में बहुत आगे है बल्कि मिलिट्री माइट में भी बहुत आगे है। और ईरान के ऊपर उसका वरद हस्त है, क्योंकि उसको पता है कि जब वेनेजुएला में चाइनीज डिप्लोमेट बैठे हुए थे उस समय वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के मादुरो को यूएसए ले गया था। तो जहां चाइना को बार बार यूएस अपनी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था या पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा था, और ये जितना भी ऑयल का जो गेम हुआ है वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चाइना को अफेक्ट करने के लिए हुआ था। तो देखिए ये शह और मात चेस के गेम में चलती रहती है। यही एग्जैक्टली हो रहा है कि जब चाइना के पास में पावर है और वो जब नेगोशिएट करने के लिए एक बेटर पोजीशन में है तो वो क्यों आपके सामने झुकेगा। और देखिए ये आजकल बहुत कॉमन सी चीज है कि जिसका जहां फायदा है। आपने जिक्र किया, क्या ये जो मादुरो वाला जो अध्याय था उसी के बाद से ही चीजें बिगड़ना शुरू हो गई क्या? यहीं पर दांव उल्टा पड़ना शुरू हो गया क्या दुनिया के सामने? इससे पहले जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाए थे, देखिए ट्रम्प सबको बहुत अपने टैरिफ के नाखून और दांत दिखाते रहते थे। उन्होंने जब शुरू किया तो उसके बाद चाइना ने मना कर दिया था कि हम आपका सोयाबीन नहीं खरीदेंगे। और सोयाबीन क्योंकि अमेरिका में बहुत ही भर भर के होता है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इनको जरूरत होती है, चाइना लेता था। चाइना ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम नहीं खरीदेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप उसी समय से बैकफुट पे आ गए थे। लेकिन जो पावर का जो दम्भ होता है ना, जो अहम होता है, वो शायद डोनाल्ड ट्रंप के अंदर बहुत कूट कूट के भरा हुआ था। और इसी मद में आके उन्होंने चाइना को बहुत तरीके से बेइज्जती करने की कोशिश की थी। और चाइना ने तभी अपना जो रेयर अर्थ मिनरल है वो प्रोवाइड करने बंद कर दिए थे। देखिए अगर रेयर अर्थ मिनरल चाइना की तरफ से नहीं आएंगे तो ना आपका F-35 उड़ेगा, ना ही आपके नेवल बेड़े उड़ेंगे, ना ही आपकी स्मार्ट कार की कंपनियां चलेंगी। टेस्ला को भी 50% अगर रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई होती है तो वो चाइना की तरफ से ही होती है, चाइना की मोनोपोली है। तो रिश्ते इनके पहले से खराब होने लग गए थे, लेकिन अब ये है कि वो जग जाहिर हैं। और चाइना भी अब इस तरह से, देखिए अगर आप चाइना जैसे देश की जो कि अब आपकी बराबरी पे खड़ा है, अगर अमेरिका अपने आप को सुप्रीम पावर मानता था तो चाइना अब सुपर पावर में टॉप लेवल पे चल रहा है, फाइनेंशियली भी और मिलिट्रीली भी। और जितने भी अब एआई की बात कर लीजिए तो ठीक है, ये तो अपने फोन तक लेके नहीं आए थे चाइना में। इतना डर था क्योंकि चाइना ने कुछ समय पहले माइक्रोसॉफ्ट में सेंध लगा ली थी। हालांकि तो अमेरिका में कि चाइना इन सारी जो मिसचीवियस टाइप की जो हरकतें हैं वो हमेशा उसमें बड़ा एक्टिव रहता भी है, तो शायद इंटेलिजेंस भी एक अपने आप में एक वो बड़ा रोल है। वेल अब मैं जल्दी जल्दी सबसे ज़रूर क्वेश्चन ले लेती हूँ। अच्छा सिरोही जी, एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, कई रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं, जैसा इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई तेहरान तो बड़ी मजबूत ताकत में है कि तेहरान अभी नेगोशिएशन में वो कह रहा है कि भाई हम अपनी शर्तों पे बात करेंगे। तेहरान ने कहा हम अपनी शर्तों पे बात करेंगे। नेटोस को कहा कि भाई हम अभी तक जिस रूप में तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगाते रहे, सपोर्ट करते रहे, अब जरूरत है आओ हमारे साथ में मिडिल ईस्ट में। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, हम कुछ नहीं कहेंगे। रशिया यूक्रेन में वहां पे बात बन नहीं रही, ताइवान वाले मसले पर अब खुद एक तरह से यू टर्न हो चुके हैं। तो ये सारी परिस्थितियां यही दर्शाती हैं कि आखिर मजबूत वो तमाम देश हो गए या फिर धीरे धीरे अपने उस गुमान के साथ में अमेरिका कमजोर हो गया। नैना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद एक्सेप्ट किया है कि जो है अमेरिका डिक्लाइनिंग स्टेज पे है और वो इस चीज के लिए जो बाइडेन को ब्लेम कर रहे हैं। नंबर वन, पहली बात तो मैं मानता हूं कि अगर आपका देश डिक्लाइनिंग स्टेट में भी है और एक देश जो कि ऊपर उठ रहा है, उसके सामने अगर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम नीचे जा रहे थे
लेकिन पिछले 15 महीने में मेरी वजह से हम दोबारा ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप ऑलरेडी एज ए नेशन यू हैव एक्सेप्टेड कि आप जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं। दैट इज नंबर वन। जैसा आपने बताया, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से आए हैं तब से उन्होंने टैरिफ का सबको झटका देना शुरू किया। उसके बाद ग्रीनलैंड के उन्होंने कहा ग्रीनलैंड दूंगा, उसके ऊपर जो यूरोप में हंगामा मचा तो वो फिर वहां चुप हो गए। उसके बाद उन्होंने सोचा, वेनेजुएला में उन्होंने मदुरो को उठाया तो उन्होंने सोचा ये तो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मेरी जीत हो रही है। इसलिए अगर वो मदुरो का, वेनेजुएला का ये नहीं हुआ था एक्शन, तो हो सकता है ईरान के ऊपर ये मिस एडवेंचर या मिस कैलकुलेशन नहीं होती। लेकिन उनका जो ये उन्होंने ये सोचा कि जिस तरीके से वेनेजुएला के ऊपर मैंने कर गया है कब्जा कर दे, इस तरह ईरान में भी रजीम चेंज हो जाएगा और ईरान भी जो है मेरे कब्जे में आ जाएगा। ऑयल मेरे कब्जे में वो नहीं आया, तो उसी का जैसे मैंने आपको कहा वो टर्निंग पॉइंट था। नाटो कंट्रीज को आपने कंसल्ट नहीं किया अटैक करने से पहले, और बाद में आप जो है नाटो कंट्री से एड वो मांग रहे हैं कि आप अपना नेवल कोलिशन बनाओ और नेवल कोलिशन भेजो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए। उन्होंने मना कर दिया कि आपने हमसे, ये हमारी लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई है। तो मेरे को लगता है कि ये शायद अमेरिका के लिए पहली दफा ऐसा हुआ है जो उनके एलाइज थे, जो उनके इवन फाइव आइज भी जो थे, उन्होंने भी उनका साथ नहीं दिया। यूरोपियन यूनियन ने साथ नहीं दिया, नाटो ने साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन की लड़ाई मैं 24 घंटे में बंद कर दूंगा। वो आज जो है उनको आए हुए भी कितने महीने हो गए, लेकिन अभी तक भी लड़ाई चल रही है। जेलेंस्की साहब थोड़ा बहुत दबे थे शुरू में, लेकिन अब जेलेंस्की साहब भी नहीं दब रहे, पुतिन साहब तो पहले भी नहीं दब रहे थे। तो उन्होंने जो जो बोला था वो कुछ भी नहीं उनको हासिल हुआ। तो उससे साफ जाहिर होता है कि जो वो जिस वो स्ट्रेंथ से, जिस नेगोशिएशन में, उसकी मजबूती से जो नेगोशिएशन या बातचीत कर सकते थे, वो चीज चीन में नहीं दिखी, उनकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं दिखी। उन्होंने सारी चीजें वो मान ली जो चीन उनसे मनवाना चाहता था। और मुझे लगता है कि इसमें जो विजिट हुई है ये अमेरिका की बहुत बड़ी हार है, चाहे वो उस चीज को माने या ना माने। उनका सिर्फ यही कहना कि अमेरिका जो है डिक्लाइन में चला गया था जो बाइडेन साहब से, वो उन्होंने इसका मतलब एक्सेप्ट कर लिया है। और 15 महीने में अगर वो कह रहे हैं कि मैंने रिबाउंड करके अमेरिका बढ़ा दिया, अमेरिका इतना बड़ा देश नहीं है कि 15 महीने में डाउन हो जाए या 15 महीने में अप हो जाए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अमेरिका को, जो अमेरिका का डिक्लाइन कराया डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, वो चीज मुझे लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका को बहुत भारी पड़ेगी। देखिए, और ये पिछले कुछ वक्त से, खासतौर से अगर बात की जाए टैरिफ की, ट्रेड वॉर की, चाइना उसमें बड़ा मजबूत होते हुए नजर आता है। शायद अमेरिका दबाव या इन सारी रणनीतियों की वजह से एक बड़ा आइसोलेटेड सा हो गया था। कैप्टन श्याम जी, आप शायद पहले यही बात एक तरह से कह भी रहे थे कि अमेरिका अपने उस गुमान में था, युद्ध रुकवाने, बढ़ाने, माहौल बनाने, हाइप क्रिएट करने में उलझा रहा। चाइना ने अपने आप को उस बीच में बड़ा मजबूत कर लिया। अब जिस रूप में कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं, चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर जिस तरह से यूएस ने शुरू किया, अब उस पर एक तरह से सॉफ्ट पावर दिखाता हुआ नजर आता है। एक रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल अप्रूवल यूएस से अब चाइना के ऊपर चली गई है। ये उसी का एक बहुत बड़ा नतीजा है क्या कि आज चाइना की बॉडी लैंग्वेज अमेरिका के मुकाबले बहुत स्ट्रांग है? मेरी जो बात, वर्ड मैंने यूज किया है जी, वो मैंने कहा है कि ये जो विजिट है एक ट्रांजिएंट मैन्यूवर है अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका मिलिट्री को एक तरफ, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को एक तरफ और ट्रेड को एक तरफ रख के चलता है। ये तरीका है किसी भी देश का, अलग अलग कंपार्टमेंट में हम जीते हैं। हमें इस विजिट को इस तरह से अगर नहीं देख पाएंगे तो हमें बहुत कुछ उल्टा नजर आएगा ट्रंप के विरोध में या चाइना के ऊपर जाने में। ये वो बातें नहीं है। ये बात थी कि वो 17 देशों, 17 ट्रेड के बड़े लोगों को लेके जाना, उतने टॉप क्लास के लोगों को लेके जाना, सिर्फ लेके ही जाना एक बड़ा मैसेज था कि हम तो सर लेकर तो गए हैं, लेकिन चाइना से कुछ लेकर आए हैं या नहीं आए हैं, बात ये भी है। यस, इसके ऊपर कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ, पर जो ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत सारी डील उनकी हुई है, और मैं मानता हूं कि ट्रेड के हिसाब से डील उनकी हुई होगी। मेरा ये मानना था कि ताइवान और ईरान पे कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा, और अगर हुआ भी होगा तो अंडर द कारपेट बात हुई होगी। जो मैंने कहा, चाइना आप चुप रहिए, ट्रेड शुरू करिए हमसे, या जो बर्फ की जो थोड़ी बहुत बर्फ में नमी आ गई थी जो रिश्तों में, उसको हम ठीक कर देंगे। लेकिन मिलिट्री के हिसाब से कोई पोस्चरिंग में कमी नहीं आई। आपको मानना चाहिए ना, ग्रीस, स्पेन, नीदरलैंड, चार्ल्स डिगॉल फ्रांस, इटली का शिप, और ये जो HMS ड्रैगन, ये क्या करने आ रहे हैं?
ये क्यों आ रहे हैं वहां पे, आखिर क्या होने वाला है वहां पे, और D-Day का भी इंतजार रखिए। अभी मिलिट्री की पॉस्चरिंग भी कम नहीं हुई है। ठीक है। और हो क्या रहा है, जितना देर जुगलर वेन पकड़ के रखेंगे ईरान का, उतना नुकसान ईरान का। जितना देर से आए ये शिप, धीरे धीरे आए, कहते रहो आपकी हॉर्मुज बंद है, 30 से ज्यादा शिप को परमिशन दे दिया ईरान ने। ईरान को धीरे धीरे सोचना पड़ेगा। बुराई तो उसकी है ना, घाटा तो उसको हो रहा है, अमेरिका को कुछ खास हो नहीं रहा। आपकी इस बात पे सिरोही जी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ प्रतिक्रिया दे रहे थे, फिर मैं निपुण जी का भी रुक कर रही हूँ। जी सिरोही जी। सिरोही सर, आपका ऑडियो। कैप्टन श्याम कुमार जो कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ हासिल उनको अगर ज्यादा पता तो पता नहीं, लेकिन मुझे मेरे उसके मुताबिक कम से कम 500 बोइंग का जो है कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, जिसमें से 200 सिर्फ बोइंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो बता रहे हैं कि जितना बड़ा डेलीगेशन गया है, जिसकी वजह से बोइंग के शेयर आज 4% गिर गए हैं। दूसरी तरह NVIDIA का जो S200 जो उन्होंने चिप्स वगैरह सेमीकंडक्टर देने थे, उनके भी शेयर गिर गए। तो मुझे लगता है ये डील के ना होने की वजह से या पॉजिटिव रिस्पांस ना आने की वजह से चाइना के, क्योंकि 500 जो है जेट्स वो ले रहे थे बोइंग के, उन्होंने सिर्फ 200 के लिए एग्री किया है, तो उससे शेयर में इनके शेयर जो गिर चुके। तो मुझे लगता है जो मकसद था डोनाल्ड ट्रंप साहब का इनको ले जाने का, वो मकसद पूरा हासिल नहीं हुआ। नैना जी। और सर मुझे लग रहा है शायद दबाव बनाने की भी एक तरह से बड़ी रणनीति यहाँ पर होगी। लेकिन अच्छा निपुण आलम भाई जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, मिडिल ईस्ट ने कुछ पाया है क्या, खासतौर से इस पूरे विजिट के दौरान, या जो बार बार बात कही जा रही थी, जो उम्मीद थी वो उस पर खरे नहीं उतर पाए? मैं इतना कहूंगा कि मुझे इस विजिट से कुछ भी हासिल होता नहीं दिखाई दिया। रीजन क्या है कि जब भी हम दो देशों के बीच में इस प्रकार की कोई भी विजिट देखते हैं, तो बाद में दोनों ही पक्षों की ओर से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी होता है, जिसमें सब कुछ बातें शेयर की जाती है कि हमने क्या बात की, हमारे बीच में क्या क्या समझौते हुए। हमें इस तरह की कोई तस्वीर नहीं देखने को मिलती। और रही बात, देखिए जो इतनी बड़ा लाव लश्कर वो पूरा इकोनॉमिकली लेकर गए थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO लेकर गए थे, इससे स्पष्ट है कि ये नौता जो है अमेरिका गया और अमेरिका सबको लेकर पहुंचा। यानी कि डील जो करनी थी वो इकोनॉमिकली, क्योंकि अमेरिका में एक मिड टर्म इलेक्शन होने उसको लेकर चीज थी कि कहीं ना कहीं आप जानती होंगे कि अमेरिका के अंदर 45% तेल के रेट बढ़ा दिए गए। 45%, हमारे यहाँ 3% बढ़े हैं, अमेरिका में 45% तक बढ़ गए हैं। तो ये दिखाता है कि अमेरिका में किस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और किस प्रकार से वहां पर इकोनॉमिकल बातें बिगड़ रही हैं। उनको लेकर कहीं ना कहीं कि ट्रेड वॉर को खत्म करें, तो हमारा जो सोयाबीन है या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो चीन में जाए और चीन से हमको रेयर अर्थ मिनरल्स जो सप्लाई होते रहे। लेकिन बात कुछ बनी नहीं। अब रही बात मिडिल ईस्ट की, देख मिडिल ईस्ट तो वेट कर रहा है, मिडिल ईस्ट वेट ये कर रहा है कि ये वॉर समाप्त हो, चाहे वो UAE हो, सऊदी हो, सब देश वेट कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि क्या ईरान इस वॉर को खत्म करने के लिए तैयार होगा? अभी हाल का जो सूरत हाल था, जिस प्रकार से अमेरिका गया और जो चीन के प्रेसिडेंट का मैंने आपको स्टेटमेंट बताया, देखिए हम स्टेटमेंट हो, व्यवहार हो या जो समझौते होते हैं, इन तीन ही आधार पर दो देशों के रिश्तों को हम तय करते हैं। मैं उस आधार पर कह सकता हूं कि चीन किसी तरह के मूड में नहीं है अमेरिका से डायलॉग करने से। आज चीन ये कह रहा है कि तुम मुझे सुपर पावर मानोगे शांति से या ताकत से। ये उनका इनडायरेक्टली डिप्लोमेटिक तरीके से थ्रेट था, जो मैंने आपको कहा। उनका पहला स्टेटमेंट आप उठा कर देखिए, उसका मायना ही यही है। तो मुझे लगता है कि चाइना कहीं ना कहीं इसको अपने टर्निंग पॉइंट या अपने आप को स्थापित करने के एक घटना के रूप में देख रहा है। तो चीन भी नुकसान वहन कर इस वॉर को रोकने वाला नहीं है, मुझे ये लगता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वैसे मेरे साथ में अनिल पाराशर जी भी कनेक्ट हो चुके हैं, चीन से पत्रकार हैं। आपका भी अखिल पाराशर, माफ कीजिएगा, आपका भी बहुत स्वागत है। अखिल पाराशर जी, जल्दी से एक बार आप ही की प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप अभी जब विजिट पर आए तो कहा जा रहा है कि बहुत उम्मीदों के साथ में आए, लेकिन बहुत कुछ लेकर नहीं जा पाए, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। और यही वजह है कि अब उन पर जो सुपर पावर की टैग पर भी बड़े सवाल होने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि सुपर पावर वाली पोजीशनिंग चाइना की, अमेरिका की पीछे रह गई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ।
कि आज देखा जाए तो जो चाइना की जो अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है वो काफी हद तक अब कम हो गई है। और अब देखा जाए तो जो दुनिया की जो दूसरी कैपिटल है वो अब बीजिंग बनता जा रहा है, यानी कि अब चीन का जो कद है वो काफी ऊंचा हो गया, काफी बढ़ गया है, और वहीं अमेरिका का जो कद है वो काफी कम हो गया है। हमने ये इस बैठक में भी देखी कि शी का जो रवैया था, या जो थोड़े से वो सख्त मिजाज के लगे, और जबकि ट्रम्प जो थे वो बड़े नरम दिखाई दिए, जो कि बड़े एग्रेसिव तौर पे उनको जाना जाता है, देखा जाता है। लेकिन चाइना में तो आकर वो काफी बड़े बहुत ही नरम, बहुत सॉफ्ट नजर आए वो चीज। और शी जिनपिंग की तारीफ कर रहे हैं, चाइना की तारीफ कर रहे हैं कि चाइना इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, शी जिनपिंग इज ए वेरी ग्रेट लीडर, इस तरीके के वो कर रहे हैं। जबकि चाइना की तरफ से ऐसा कुछ कहा नहीं गया, कुछ इस तरीके से बटरिंग करने का कोई काम नहीं किया गया। उल्टा शी ने अपना एक सख्त रवैया दिखाया ताइवान को लेकर, उन पर एक बड़ा सख्त लहजे में वो बोला कि ताइवान जो है वो एक रेड लाइन है, इसको पार करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, और उसको आप सही तरीके से ही ट्रीट कीजिएगा। अगर आपने इसमें कुछ गलत किया तो कहता है जो दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाएंगे। तो और देखिए कि इस समय देखा जाए जो ट्रम्प है उनको चाइना की काफी आवश्यकता है, वो क्योंकि रेयर अर्थ हो गया और जो ग्लोबल सप्लाई हो गया, ये तमाम तरह की चीजें, इवन चाइना का जो मार्केट है वो एक्सेस करना चाहते हैं। इसके अलावा सोयाबीन्स, एग्रो बेस्ड जो प्रोडक्ट्स है वो बेचना चाहते हैं चाइना में। तो आवश्यकता बहुत ज्यादा है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका काफी चीजों से उलझा पड़ा है। ऊपर से इस साल उनके मध्यावधि चुनाव भी होने वाले हैं। तो जो ट्रम्प है, ट्रम्प बहुत ज्यादा इस समय फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो उनको चाहिए, और उनका ये भी था कि कहीं ना कहीं वो चीन का प्रभाव या शी का प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ये ईरान पर एक फोर्स बल लगवाया जाए, या उस तरीके से जैक लगवाया जाए। उन चीजों का भी उन्होंने सोचा ये चीज, लेकिन उतना उनको मिला नहीं ये चीज। क्योंकि देखिए इस समय जो अपर हैंड पर है वो चाइना है, और चाइना को उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कि इतने ज्यादा वो कि जो ट्रम्प है उनकी उनकी बातों को पूरी तरह से उनको स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है, कुछ मामलों में मुद्दों पर स्वीकृति हुई है, जैसे कि ट्रेड को लेकर हो गई है, या फिर उसके अलावा जैसे बोइंग विमान वो लेने का, फिर मार्केट एक्सेस थोड़ा सा देने का, ऊपर से कि जैसे बीफ खरीदने का, इन मामलों पर जो ट्रेड या जो व्यापार बस बिजनेस है एक बात जरूर जल्दी से बताइएगा अखिल जी, कि जो इतने लाभ लश्कर के साथ में अगर डोनाल्ड ट्रंप गए, उनके साथ में कई बड़े सीईओज वहां पर मौजूद थे, और दावा ये किया जा रहा था चाहे बात बोइंग हो या फिर अन्य तरह की जो डील्स हैं वो बड़े स्तर पर की जाएगी, ह्यूज लेवल पर की जाएगी, क्या वो फुलफिल हुई है वहां पे? देखिए, फुलफिल तो नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ वो बहुत ज्यादा वो समझौते हो गए, बहुत ज्यादा एग्रीमेंट्स हो गए, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं इस बैठक को या जो ट्रम्प की जो विजिट है उनको उसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि एक आने वाले समय के लिए एक बुनियाद तैयार हो गई है। अगर मैं एक पॉजिटिव साइड की तरफ देखूं मैं, कि क्योंकि जिस तरीके से पिछले 5-6 सालों में चीन और अमेरिका के रिश्ते इतने खराब होते चले गए थे, और खासकर ट्रम्प के काल में, तो ऐसा नहीं है कि एक ही विजिट में या एक ही बैठक में अब बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। देखिए, ये अभी धीरे धीरे एक नींव तैयार की गई है। आने वाले समय में अगर दोनों देशों का या दोनों शीर्ष नेताओं का रुख सकारात्मक रहेगा एक दूसरे के प्रति, तो हो सकता है कि आने वाले समय में और ज्यादा ट्रीटी, और ज्यादा समझौते, और ज्यादा बिजनेस डील्स, ये यानी कि हो कहा जाए सकती है। डील हो या नहीं हो, लेकिन अच्छा हिमांशी जी, एक जो बर्फ थी उसमें पत्थर पड़ चुका है, बर्फ पिघलना धीरे धीरे शुरू हो गई, ये कहा जा सकता है। जो बड़े रिश्ते कठोर नजर आते थे, अब उसमें एक सकारात्मकता या उनमें पिघलती हुई बर्फ के साथ में आने वाले वक्त में रिश्ते थोड़े सुधर सकते हैं। क्या बड़ी सुपर पावर और दो बड़ी सुपर पावर साथ में आती हुई नजर आएंगी क्या? मेरा सवाल ये, हाथ मिल रहे हैं, क्या दिल भी मिलेंगे? नैना जी, ये बर्फ भाप बन के उड़ चुकी है और लोग इसको देख नहीं पा रहे हैं। देखिए, इस वॉर में 29 अरब डॉलर
अमेरिका के खर्च हो चुके हैं अभी तक। और चाइना ने बिना एक गोली दागे, बिना एक मिसाइल चलाए पूरे विश्व के जो इकोनॉमिक्स हैं उस पे कब्जा कर लिया। 150 से ज्यादा देशों में स्मार्ट गेम उसने कर लिया। अपने उसने 150 से ज्यादा देशों के साथ में व्यापारिक संबंध और अपने जो BRI इनिशिएटिव है उसके तहत अब बहुत सारे ऐसे कब्जे किए हुए हैं कि जिसके लिए अमेरिका सिर्फ गोली दागने की कोशिश कर रहा है और इनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए अभी इनके साथ में जो अभी समझौते हो रहे हैं ईरान के साथ में, जिसमें J-10C, J-20 स्टेल्थ फाइटर, ये जेट्स ये इनको देने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी, स्वान डोम सिस्टम और HQ-9 जो है ये भी ईरान को ये देंगे। तो अमेरिका यहां से जो आया है वो ठन ठन गोपाल गया है। देखिए जैसा निपुण जी भी कह रहे थे और मैं इस चीज से 200% एग्री करती हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी, अगर किसी भी दो देशों के बीच में जॉइंट कोई स्टेटमेंट नहीं आया है एक मीट के बाद में तो वो मीट का कल्मिनेशन फ्लॉप है। दूसरी बात, जो भी चीज डोनाल्ड ट्रंप ने कही है उस पे शी की तरफ से कोई मोहर नहीं लगाई गई है और उनकी तरफ से सिर्फ 2 बयान आए थे, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट था कि हॉर्मुज खुलना चाहिए। हॉर्मुज खुलना चाहिए मतलब ईरान तो कह रहा है हमने खोला हुआ है, बंद तो अमेरिका ने किया हुआ है ना, तो शी का ये भी तो मतलब हो सकता है कि भाई आप वहां से निकल जाओ। सो व्हाई आर वी सेइंग कि ईरान को निकलना चाहिए, वहां से अमेरिका को भी निकलना चाहिए। एंड आई थिंक ये जो हम कह रहे हैं कि बर्फ पिघल गई है, तो देखिए बर्फ तो पहले से ही पिघली हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हरकतों की वजह से वहां पर ऐसे हालात क्रिएट किए हैं, स्पेशली चाइना के साथ में, कि चाइना ने अब डिप्लोमेटिकली, जैसा मैं कह रही हूँ, इनकी एक किताब है जिसको कहते हैं आर्ट ऑफ वॉर, अगर आप वो पढ़ेंगे तो चाइना उसको वर्बैटम फॉलो कर रहा है और वो अपना वर्चस्व इकोनॉमिकली पूरे विश्व पे जमा रहा है। और जब जिसके हाथ में देखिए पावर होती है उसके हाथ में पैसा होता है और पैसे से पूरी दुनिया चलती है। तो ट्रांजैक्शनली, इकोनॉमिकली और वेपन के तौर पे भी इस समय चाइना बहुत पीछे छोड़ चुका है अमेरिका को। ये अलग बात है कि लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो अभी भी उनको लगता है कि शायद अमेरिका अब एक सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका ने खुद पैसे मांगे हैं इस समय 1.5 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 1.5 लाख करोड़ के करीब उन्होंने पैसा मांगा है टू स्टे एज अ सुप्रीम पावर। ये चीज अगर आप गूगल करेंगे, देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका इस समय बहुत स्ट्रगल में है। महंगाई बढ़ चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग्स गिर चुकी है। सोयाबीन के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि इनके किसान विरोध कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का कि अगर चाइना हमारा सोयाबीन नहीं खरीदेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो चाइना इस समय काफी बेटर पोजीशन में है। हाँ, चाइना का काफी सारा जो प्रॉपर्टी का मार्केट है वो उतना अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी चीजों में तो वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस समय लोगों को चाइना को भी एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है कि वेस्टर्न मीडिया जिस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है न्यूज को, उसकी बजाय अगर हम रियल जो न्यूज है या जो रियल हमारा विश्लेषण है उसको समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस समय अमेरिका को अगर कोई आंखें दिखा रहा है तो वो चाइना है। जी नैना जी। और मुझे लग रहा है कि सिर्फ चाइना क्या, अभी तो हर कोई आकर एक तरह से बजाकर चला जा रहा है, अगर जिस रूप में अभी हम कैप्टन श्याम जी समझे, क्योंकि जी आप ही का रुख कर रही थी मैं, क्योंकि ईरान मान नहीं रहा। अब वो चाइना के इन्फ्लुएंस में है या किसके इन्फ्लुएंस में है कुछ कहा नहीं जा सकता। रूस यूक्रेन मान नहीं रहे, दूसरी तरफ तमाम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अब कहीं ना कहीं अमेरिका के जो डिसीजन है उनको चुनौती भी दी जा रही है। तो ये क्या है? नैना जी, मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि इसके पहले पुतिन के साथ बहुत दिनों के बाद दोनों की एक बड़ी समिट हुई थी। हवाई जहाज गुजरे ऊपर से, टक किया ट्रंप ने, काफी बॉडी लैंग्वेज की चर्चा हुई, रात भर हम कवर करते रहे न्यूज को। क्या डिक्लेरेशन हुआ था दोनों के बीच जाने के बाद, क्या हुआ यूक्रेन में उसके बाद? हम क्यों भूल गए कि कौन सुपर पावर रहा नहीं रहा, कौन कौन कह रहा था कि इसके बाद कोई डिक्लेरेशन होगा? जब मैं कह रहा हूं आपको कि 2 दिन पहले मैंने कहा कि इसके बाद कोई डिक्लेरेशन नहीं होगी, कोई ओपन प्रोक्लेमेशन नहीं होगा, जो बातें हुई भी होंगी और अंडर द कारपेट हुई होंगी, हमें यहाँ मत टच करना, हम तुम्हें वहां टच नहीं करेंगे। क्योंकि ताइवान के ऊपर तो उनका पोस्चरिंग बहुत क्लियर था जाने से पहले, और ईरान के ऊपर बहुत क्लियर है। चाइना ने कहा है कि हॉर्मुज खुलना चाहिए, सॉरी हॉर्मुज पे टॉल नहीं लगना चाहिए, और अमेरिका का कहना है कि हॉर्मुज क्लियरली खुलना चाहिए और टॉल भी नहीं लगना चाहिए। यहां पर मतभेद है। तो ये क्या कहने का मतलब क्या हुआ? और एक बात और, जाने के बाद फिर से उन्होंने कहा हमारी अमेरिका में कॉस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ईरान से लेके डिप्लोमेसी या सीज फायर में या समझौते में हमारा कॉस्ट का कोई वैल्यू नहीं है। मैं पूरी तरह से जानता हूं कि अमेरिका कॉस्ट
इफेक्टिवली लड़ रहा है, तो सारी बातें खत्म। दूसरी बार बोला उन्होंने इंटरव्यू, दूसरी बार ब्रेड को उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने कहा है इंटरपर्सनल रिलेशन में, ट्रेड में जो उन्होंने कहा ना कि थोड़ी सी जो बर्फ पिघली है वही एक तरीका होता है, 100% कहां से मिलेगा? ये बाइडेन ने टैरिफ का तो कसना बाइडेन का था, उन्होंने बढ़ा दिया था टैरिफ, ट्रंप आए बढ़ाया फिर घटा दिया। तो ये तो आपको समझना चाहिए कि रिश्तों की कड़वाहट तो 5 साल से चल रही है, इसलिए 9 साल के बाद गए हैं वो वहां, कोई गया नहीं पहले। तो ये पहल है और एक पैरेलल पहल मान के चलिए, इसको जोड़िए ही मत आप जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से, क्योंकि हर जगह चाइना और मैं एक सीधी सी बात कहता हूं, अगर चाइना के पास दम है तो ब्लॉकेड को चैलेंज कर दे। अगर रशिया के पास दम है, दम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मिलिट्री पावर जरूर है, पर करेंगे नहीं वो ऐसा। अमेरिका से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आएंगे ही नहीं। 30 से ज्यादा शिप्स निकल चुके हैं हॉर्मुज से, ईरान धीरे धीरे निकाल रहा है। शिप्स अंडर सैंक्शंस तो है चाइना के, या पहले से जिनमें तेल भरे हुए थे उनको अमेरिका ब्लॉकेड में भी जाने देगा। तो आपको लगेगा चाइना की कुछ सप्लाई चलने लगी। अजीब अजीब तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी अगले 15-20 दिनों में। सामने से कोई नहीं आएगा। आएंगे कौन? मैं कर्नल साहब की बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। यूरोपियन यूनियन की फोर्सेस आ रही हैं। मान के चलिए नाटो एक ऑफेंसिव पोस्चरिंग का जमा बड़ा है, नाटो की जरूरत यहाँ पे नहीं है। कोई भी शिप ईरान के अगेंस्ट में मिलिट्रली ऊपर से नहीं बोलना चाहता और नहीं बोलेगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस जो है वो पीसफुल मिशन के लिए आती हैं। और ऑपरेशन अपसाइड्स जो हुती के अगेंस्ट में चलाया गया, आज का बयान सुनिए आप ब्रिटेन का, हम उसी को एक्सटेंड करना चाहते हैं। फ्रांस और जर्मनी और फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान 3 दिन पहले मीटिंग कर चुके हैं इसके ऊपर। जापान ये नहीं कहा कि मैं आऊंगा, लेकिन उनकी जो माइन सुपर्स हैं वो बेस्ट ऑफ द माइन सुपर्स रेडी हैं। और आपको बताऊं 1.5 महीने पहले जापान ने एम्फीबियस और माइन सुपर नया कमांड बनाया, पूरी रिऑर्गेनाइजेशन की, शिप्स को चेंज किया जाना है। और ये माइन सुपर्स खाड़ी में घुसेंगे नहीं, ये बाहर रहेंगे। इनविजिबल माइन क्लीनिंग होगी। अगर अटैक हुआ तो स्टेप 2, एक अच्छा सा आर्टिकल लिखा है मैंने परसों, स्टेप 1, 2, 3, 4, कैसे ईरान लड़ेगा मल्टीनेशनल पीस कीपिंग फोर्स के साथ। आप सोचिए जरा, कैसा पासा फेंक रहा है क्लेवरली, टाइम पास कर रहा है अमेरिका। ट्रेड अलग, जियोपॉलिटिक्स अलग, मिलिट्री पोस्चरिंग अलग। ये बड़ी लड़ाई है, साइलेंट लड़ाई है, नेवल वॉरफेयर का हिस्सा है। इसमें टाइम लगता है और जितना ज्यादा लगेगा इकोनॉमिकली उतना ईरान वीक होता जाएगा। कोशिश करेगा, हर बार टेबल पे आएगा, सीज फायर बढ़ाते जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे ईरान के अगेंस्ट में और हाँ में, ना हाँ कहेंगे ना कहेंगे। इस नीति को ध्यान से देखिए। तो ये 1 साल पहले शुरू हुई, 12 दिन के बाद बंद हुई और फिर से शुरू हुई। इसका कारण क्या है? ये चाइना कारण सीधा नहीं है। खलीफा जो ईरान का खलीफा पद है, जिससे मिडिल ईस्ट ट्रस्ट है, ये वहां की लड़ाई है। आप पेट्रो डॉलर कर लो, चाइना के अगेंस्ट वार कर लो, सुपर पावर वार कर लो, कई चीजें थ्योरेटिकल हो जाती हैं। ग्राउंड पे क्या हो रहा है, फोर्सेस कैसे डिप्लॉयड है, कौन कौन आ रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं और कैसा इनका रिजल्ट निकलने वाला है, इनको अगर हम नहीं समझेंगे तो मिलिट्री वॉरफेयर के हिसाब से हम आकलन नहीं कर पाएंगे। बाकी आकलन एक तरफ, अमेरिका का होम फ्रंट एक तरफ, अमेरिका का वॉर फ्रंट एक तरफ। अगर हम अलग अलग बात नहीं करेंगे तो ये जो बहुत सारे आकलन है सुपर पावर के, डिप्लोमेसी के, इंटरनेशनल अफेयर्स के, ये मिक्स हो जाएंगे। लेकिन सर ये जो सुपर पावर की जो ताकतें हैं ये तो मिक्स हो ही रही है ना। और निपुण आलम बहन जी, जिसे हम बार बार वर्ल्ड पावर की बात करते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, अब ये जो पिछले कुछ वक्त से तस्वीरें बदल रही हैं, और एक और बड़ी दिलचस्प बात है, क्या ये वर्ल्ड ऑर्डर की तस्वीर बदल रही है? आखिर सुनी किसकी जा रही है? क्योंकि अभी हमने मिडिल ईस्ट के इस तनाव में देखा, ईरान और सऊदी अरब का पैक्ट हो रहा है खामोशी के साथ में, उधर यूएई के साथ में एक अलग तरह की चर्चा इजराइल के साथ में हो रही है। ये एक अलग गुत्थम गुत्थी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अरे अमेरिका का एग्जिस्टेंस इन सारी परिस्थितियों में नजर भी आ रहा है या नहीं, या वो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज की जो बात है वो यही है? देखिए, अब मैं एक बात और मैं इसमें जोड़ दूं, यूएई जो है बाहर निकल चुका है ओपेक से, और भारत के साथ में आज आपने सुना भी होगा कल किस प्रकार की डील हुई, और 30 मिलियन बैरल के रिजर्व की बात यूएई कर रहा है। देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर एक पूरा शेप ले रहा है और नया एक वर्ल्ड ऑर्डर की ओर इमर्ज हो रहा है। मैंने बहुत बड़ी लाइन इसलिए नहीं बोली जो जिनपिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ने बोली, वो बहुत मायने वाली लाइन थी। किस प्रकार से उन्होंने इंटरनेशनल थ्योरी का जिक्र करते हुए सीधा सीधा अमेरिका को चेताया
कि आप बताइए अब वोट चाहेंगे हमसे या पीसफुली पावर का ट्रांसफर करेंगे। ये बात जो है चीन के प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट के सामने प्रेस के सामने बोले हैं पहली मुलाकात में, यानी कि पहली विजिट के साथ ही जैसे विजिट हुई। तो ये बातें बहुत कुछ स्पष्ट करती हैं। अब हम लोग ठीक है, मैं श्याम सर को तो बहुत मानता हूँ कि मेरे साथ बहुत डिबेट किए मेरे बड़े हैं, उनका एक व्यू है, उनका नजरिया है, उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस की जब बातें बिगड़ती हैं, जब चीजें होती हैं, तो ये मुझे वो घटना लग रही है ईरान वाली, जो कहीं ना कहीं, और देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी से नहीं, पहला कार्यकाल याद कीजिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प जान चुके थे कि अब मैं हेजोमनी नहीं हूं और मुझे एग्जिट करना है। इसीलिए ही अमेरिका ने जितने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनसे अपने आप को बाहर करना शुरू कर दिया था। फिर जब बाइडेन आए तो उन्होंने थोड़ा सा स्टेब्लिश करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार ट्रम्प अग्रेसिव होकर खोलने का प्रयास किया कि मैं अग्रेसिव होकर ज्यादा से ज्यादा गेन कर लूं, अमेरिका को भर लूं। लेकिन ईरान और चीन ने इस रफ्तार को रोक दिया अमेरिका की, और अमेरिका जो ये कह रहा था कि मुझे वॉर में नहीं जाना है, मेरे एक्सपेंडेड होते हैं 40%, ये अमेरिका की ही रिपोर्ट है, 40% वो अपने मिसाइल को यूज कर चुका है। अब उनको बनाने के लिए उसको मिनरल्स चाहिए, यानी कि जो रेयर मिनरल्स चाहिए वो सप्लाई कौन करेगा, चाइना करेगा। तो ऐसी स्थिति में अब जब नेक्ड हो चुके हैं किसके सामने, अमेरिका के सामने, वो चीन के सामने, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। और देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस को हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम उनका बोलना, उनके स्टेटमेंट, उनकी बॉडी पोस्चरिंग, उन सब पर नजर डालते हैं। आप खुद देखिए कि जिनपिंग का कॉन्फिडेंस क्या था और प्रेसिडेंट ट्रम्प का कॉन्फिडेंस क्या था। और निपुण जी, बड़ी इंटरेस्टिंग तो बात यही थी कि जब वेलकम करने की बात है, जब हाथ मिलाने की बात है, जब बायलैटरल मीटिंग चल रही है, उस समय की बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी तस्वीरें, भले डोनाल्ड ट्रम्प क्योंकि वो जिसे कभी बड़े कट्टर के तौर पर देखते थे, उसे ब्यूटीफुल कंट्री और शी जिनपिंग को मित्र जब अगर वो कह रहे हैं तो बहुत कुछ बदल रहा है, ये जरूर कहा जा सकता है। वेल, ये बदलाव पॉजिटिव हो, बस ये उम्मीद है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प की भाषा, उम्मीद और बॉडी लैंग्वेज से फिलहाल ये नजर नहीं आता। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप हमें लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।